कैंडिडेट्स, आज का जो प्रॉब्लम डिस्कस मुझे करना है वो प्रॉब्लम जो है वो है पार्टिकल डायनेमिक्स से। बेसिकली आता है नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल डायनेमिक्स में। मैंने लिखा भी है नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल डायनेमिक्स। ठीक है, तो ये नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल डायनेमिक्स से आता है और इसको जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो लगेगा कि ये तो रिलेटिविस्टिक लग रहा है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू निकाला जा रहा है। तो क्या रिलेटिविस्टिक है ये? तो यहाँ पे रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, मतलब जब पार्टिकल का साइज इतना छोटा हो कि वो उसका जो स्पीड हो वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे, और वो तभी हो सकता है जब वो पार्टिकल मासलेस हो। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि इस तरह के पार्टिकल बेसिकली तब डिस्कस किए जाते हैं जब हम एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें। ठीक है, जैसे मेसॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूक्लियस के अंदर की बात करें, तो इस तरह के पार्टिकल्स जो कि लाइट वेट या नेग्लिजिबल वेट के माने जाते हैं, हालांकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मास ऑफ प्रोटॉन्स दिया जाता है। तो चूंकि अल्टीमेटली वेटलेस होते हैं, इसीलिए उनका मोशन जो है वो कंसीडर किया जाता है रिलेटिविस्टिक मोशन में। यहाँ पर नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या है कि कहीं भी ऐसे पार्टिकल्स का जिक्र नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे। ठीक है, तो इसीलिए इसको नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल डायनेमिक्स के अंदर रखा गया है। मैं टॉपिक भी डाला है नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल डायनेमिक्स। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक चीज और इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा मैं कि क्वेश्चंस जो मेरे पास मेल पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ज्यादातर मैं वो क्वेश्चंस टेकअप करता हूं जिनके आंसर्स इजीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वरना क्वेश्चंस तो मेरे पास 100 से 150 लगभग 100 to 150 क्वेश्चंस डेली लगभग आते हैं, लेकिन मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं आपके साथ जिससे कि आपका कोई फ्यूचरिस्टिक मॉडल आपके दिमाग में बन सके और इस प्रॉब्लम के रेफरेंस से अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकें। तो जनरल प्रॉब्लम्स जो जिसकी वैरायटी ऑफ कंटेंट अवेलेबल है, ऑब्वियसली यूट्यूब पर पहले से ही कंटेंट अवेलेबल है, उनको मैं टेकअप नहीं करता हूँ। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को टेकअप करता हूँ जिनके सॉल्यूशंस या जिनके कॉन्सेप्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसी क्रम में एक सिंपल पार्टिकल डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द इनिशियल पोजिशन ऑफ टू पार्टिकल्स आर -2, 0 एंड 0, -2। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन दी है दो पार्टिकल्स की, और ऑब्वियस सी बात है ये पोजीशंस जो है कोऑर्डिनेट फॉर्म में दी है, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट है तो x, y को हम इमेजिन या कंपेयर कर सकते हैं इससे। ठीक है, मतलब 2 एक्सिस सिस्टम है, 2 एक्सिस प्लेन है, थर्ड एक्सिस की बात नहीं की गई है। सिंपल दिया है -2, 0, 0, -2। इसको अगर यूनिटरी कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं -2i और -2j। इसके साथ में वीडियो शायद पहले या बाद में एक अपलोड कर दूंगा, जिससे कि जो बच्चे अभी यूनिट वेक्टर्स के बारे में नहीं जानते हैं या यूनिट वेक्टर्स के बारे में जिनको कोई आइडिया नहीं है, वो यूनिट वेक्टर्स के बारे में पहले देख लेंगे उस एनिमेशन में। और साथ ही साथ मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को भी डाला है कि और एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, उससे भी थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। मैं सब्सिक्वेंट वीडियोज में कहता रहता हूं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है, चूंकि XY प्लेन का प्रॉब्लम है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आएगा। तो इसका एनिमेशन मैं इस वीडियो के एंड इनिशियल्स दोनों में ही डाल दूंगा, जिससे कि जो बच्चे को अभी फर्स्ट ईयर में हैं या 9-10 में हैं, जिनको अभी आइडिया नहीं है, या जो ऐसे सोर्सेस से हैं जिनकी प्रीवियस नॉलेज क्लियर नहीं हुई है, तो वो भी इस चीज को मैप कर सकते हैं कि आखिर एक्चुअल में पोजीशन क्या है। 3D एनिमेशन में आपको और क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं। दो पार्टिकल्स हैं, पोजीशन दी है -2, 0, 0, -2, एंड दे स्टार्ट simultaneously. This is very important. They start simultaneously along x and y axis, along the axis of x and y with uniform velocities 3i and 4j सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये सब्सिक्वेंटली मूव कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, ऑब्टेन द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है सेकेंड पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल एट द फंक्शन ऑफ with respect to the function of time।
ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ सकता है। कंफ्यूजन ये आएगा, सर आप तो कह रहे थे कि ये नॉन रिलेटिविस्टिक है, लेकिन यह विद रिस्पेक्ट टू आया है और तो ये रिलेटिविस्टिक नहीं हुआ। तो यही मैंने आपको प्रीवियस कन्वर्सेशन में क्लियर कर दी है कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल डायनामिक्स जो कंसीडर की जाती है उन पार्टिकल्स के लिए कंसीडर की जाती है जिनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे, ठीक है। और ऐसे पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम कैसे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो आते हैं, सब एटॉमिक फिजिक्स के अंदर में एटम्स हो गए, एटम्स के अंदर आपके न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स प्रोटॉन्स हो गए या बाहर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, न्यूट्रॉन्स हो गए, न्यूट्रिनोज हो गए, मेसॉन्स हो गए, पाई मेसॉन्स हो गए, इनकी जो कैलकुलेशंस होती है ये रिलेटिविस्टिक मॉडल से होती हैं। क्योंकि एनटीपी पे बात की जा रही है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक पार्टिकल 3i की स्पीड अचीव करता है, दूसरा पार्टिकल 4j की स्पीड अचीव करता है। तो ये इसलिए इसको नॉन रिलेटिविस्टिक कहा गया है, क्योंकि वो ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स से ऐसे पार्टिकल्स की बात हम नहीं कर रहे हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे, ठीक है। क्योंकि वहां पे फिर हमें स्पीड ऑफ लाइट को भी इनकाउंटर करना पड़ेगा, इक्वेशंस बदल जाएंगी, रेस्ट मास इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो चलिए वापस लौटते हैं। तो पहले पता लगाना है ऑब्टेन द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल। दूसरा लगाना है कि वो टाइम जिसमें कि दो पार्टिकल्स आपस में क्लोजेस्ट हों। लिखा हुआ है व्हेन एंड वेयर विल द टू पार्टिकल्स बी क्लोजेस्ट टू वन अनदर। हालांकि वेयर कह दिया गया है, व्हेन भी कहा गया है। व्हेन का मतलब हो गया टाइम से और वेयर का मतलब हो गया पोजीशन से, ठीक है। फिर भी मैंने एक अलग से जिस भी बंदे ने क्वेश्चन पूछा था उसने अलग से मेंशन किया है, ऑल्सो फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द सेकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल एट दैट टाइम, ठीक है। हालांकि व्हेन और वेयर से चीज इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, फिर भी चूंकि उसने पूछा है इसलिए मैंने अलग से एक्सप्लिसिटली लिख दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, यूनिटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्वेश्चन है। दो पार्टिकल्स एक वेलोसिटी पे चल रहे हैं, पता लगाना है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकेंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और दूसरी बात वो टाइम जिसमें कि दोनों पार्टिकल सबसे आपस में सबसे क्लोज हो। तो देखने की बात करें, अगर हम बहुत सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दो पार्टिकल्स की पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो क्या हम उसकी पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल नहीं निकाल सकते? थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है, शायद वो बच्चा इस पे कंफ्यूज हो रहा होगा, इसीलिए मुझसे उसने मदद मांगी थी। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन जो है जितना इजी लग रहा है, इसका आउटकम्स जो है अगर किसी को सॉल्व करने को दे दी जाए, मोर देन 60% ऑफ द माई बी फैकल्टीज जो सॉल्व ना कर पाए इस चीज को। क्योंकि इसमें देखने में तो सिर्फ पोजीशन वेक्टर सिस्टम लग रहा है, लेकिन इसको कैसे मिनिमम इसका निकालना है, इसमें थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। इसीलिए क्वेश्चन को मैंने टेक किया है आप लोग के सामने इस चीज को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। वापस आते हैं, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। डायग्राम देखिए मैंने बना लिया है। सिंपल आपका एक्स वाई प्लेन लिया है, दिस इज सिंपल एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। दिस इज सिंपल एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन लिया है मैंने, दैट इज -2, उसको मैप कर दिया है। एक्स एक्सिस चूंकि यहाँ पर -2 है तो एक्स एक्सिस क्या होगी -2, और चूंकि वाई एक्सिस पे 0 -2 है तो ये पार्टिकल बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द पार्टिकल ए एंड दैट इज द पार्टिकल बी, दोनों को मैप कर दिया। ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। ये 3i स्पीड से मूव कर रहा है, ये 4j स्पीड से अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि 3i पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन की डायरेक्शन रखी है हमने, 4j भी पॉजिटिव है इसलिए वाई डायरेक्शन भी पॉजिटिव रखी है 4j में, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं कि हमने मैप कर लिया, अब कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो चूंकि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया तो हमें कोई ना कोई टाइम एज अ रेफरेंस लेना पड़ेगा। हमने मान लिया है वो रेफरेंस टाइम था t, ठीक है। और स्पीड्स को हमने मान लिया u1 और u2, ठीक है। इस लेट वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली, दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी u1 और u2 है, किसी टाइम t में मेजर किया गया है। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एट टाइम t, ये कौन सा टाइम है? ये वही रेफरेंस टाइम है जिस पर भी हम मैपिंग या माप रहे हैं उस पार्टिकल की पोजीशन को, ठीक है। तो उसको हमने r' से सिग्निफाई किया है, उसकी इनिशियल पोजीशन प्लस पोजीशन किसी टाइम t पर, ठीक है। क्योंकि पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल टाइम t लैप्स होने के बाद जहां से उसकी इनिशियल पोजीशन स्टार्ट थी, प्लस कौन सा टाइम, किसी टाइम t पे उसकी पोजीशन
तो u1 इंटू टी हो जाएगी। जिन जिन कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा u1 इंटू टी कैसे हो गई, क्या होता है बेसिक फॉर्मूला हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जब किया उससे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम आ गया, वही स्पीड है ये इंटू टाइम ये है, ठीक है। तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन प्लस उसकी टाइम टी पोजीशन, फाइनल पोजीशन दे देगा फर्स्ट पार्टिकल की। सेकंड का ऐसी सेकंड का निकालेंगे आर डबल डैश, दैट इज द पोजीशन ऑफ द सेकंड पार्टिकल एट टाइम टी, ठीक है। शुरू से इसकी इनिशियल पोजीशन को ऐड करेंगे, आर इनिशियल पोजीशन क्या है, जैसे इनिशियल पोजीशन फर्स्ट पार्टिकल की है तो ये सेकंड की है, ठीक है। सेकंड पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये है प्लस u2t एज इट इज किया हमने, सेकंड पोजीशन जो हमने u2 माना था वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल किसी टाइम t पर, तो इसकी जो आपका डिस्टेंस कवर करेगा उसमें एड अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर आ गए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल निकालना है, तो सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल निकालना है, इसलिए सेकंड पार्टिकल से फर्स्ट पार्टिकल को सब्सट्रैक्ट किया है। दिस इज अ वेरी टर्निंग पॉइंट है, बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं। सेकंड पार्टिकल की स्पीड निकालनी है, पोजीशन वेक्टर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल निकालना है, इसलिए सेकंड पार्टिकल से सब्सट्रैक्ट किया पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। अगर फर्स्ट पार्टिकल का निकालना होता, पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल निकालना होता, तो हम क्या करते, पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल से पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड पार्टिकल माइनस करते, मतलब इसका वाइस वर्सा हो जाता। और दोनों की वैल्यूज ध्यान रखिएगा, दोनों की वैल्यूज चेंज आएंगी, ठीक है, दोनों की वैल्यूज चेंज आएंगी। पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड पार्टिकल रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल की वैल्यू पोजीशन वेक्टर की दूसरी होगी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पार्टिकल वैल्यू दूसरी होगी, ठीक है। क्योंकि हमने ऑब्वियस सी बात है जिससे जिसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, a माइनस बी नेवर इक्वल्स टू b माइनस a, सेम थिंग इज दैट। तो जब हमने किया वैल्यूज रख दी यहाँ पर, तो ये हमारी वैल्यूज कुछ आ गई। वैल्यूज यहाँ पे देख लीजिए, हमने थोड़ा सा कर दिया है। आर जो आपका इनिशियल पोजीशन की थी क्या थी हमारी, 2i थी जो हमने पहले निकाली थी, माइनस 2i प्लस u1 की वैल्यू कितनी थी, u1 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है 3i सेंटीमीटर पर सेकंड, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है तो हमने निकाल दी यहाँ पे इंटू टी। तो ये हमारा ये वैल्यू आ गई आपकी पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। इस तरह आर डबल डैश पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल, सेम फंडा लगाया है, ठीक है। सेम फंडा लगाने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया है, अब आप यहाँ वापस आ जाइए, तो हमने क्या किया है, पोजीशन वेक्टर निकालना है सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल। तो सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल जब माइनस किया तो ये वैल्यू निकल के आई, ठीक है। क्योंकि ये जे और आई अलग अलग हैं, चीजें हैं, तो उसको आपस में सब्सट्रैक्ट मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट खुलेगा नहीं क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर जे है, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, आई है। अब बात करते हैं, ये तो पोजीशन वेक्टर निकल आया। हमारे पहले जो आपका पोजीशन वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेकंड पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो हमारा ये निकला, दैट इज अवर फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ये पहला सॉल्यूशन हमारा आ गया। दूसरा है ट्विस्टिंग मोमेंट, यहाँ पर भी है सेकंड में, व्हेन एंड वेयर विल द टू पार्टिकल बी क्लोजेस्ट टू ईच अदर, दोनों में क्लोजेस्ट कब होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है क्लोजेस्ट तभी होंगे जब ये डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगी। तो मिनिमम का मतलब ये नहीं है कि सीधे उठा के इसको जीरो कर दिया, अगर जीरो उठा के आर इसको जीरो कर देंगे, चूंकि पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्मेट में है, यूनिट आपके यूनिट नॉमिनेशंस में है, तो ये आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम मेथड यूज करना पड़ेगा, जो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम अक्सर डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस में मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो डी बाई डी टी करेंगे, किसका करेंगे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि डी बाई डी टी करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर का ही हम डिफरेंशिएट करेंगे मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। और एब्सोल्यूट क्वांटिटी क्या है, आर स्क्वायर होगी, ठीक है, आर नहीं होगी, आर स्क्वायर होगी। थोड़ा सा हम ऊपर यहाँ पे आते हैं तो आपको दिखेगा, यहाँ कॉर्नर पे मैंने लिखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसी वेक्टर के कैसे निकालते हैं। अगर ए आई प्लस बीजे है तो ए आई की डायरेक्शन लगा दी, बीजे की डायरेक्शन लगा, रिजल्टेंट कैसे आया, ये आया। तो रिजल्टेंट इसको कभी नॉर्म, इसको कभी कभी नॉर्म भी कहते हैं हम। तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू आर आ गई। तो इस ये रिजल्टेंट एक्चुअल में क्या है, दिस रिजल्टेंट इज एक्चुअली अ हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड फ्रॉम दीज यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने सॉल्यूशन पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर भी हमने वही किया है। हमने क्या है डिफरेंशिएट किया है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए किस वैल्यू को, इस पोजीशन वेक्टर के एब्सोल्यूट वैल्यू को, दैट इज द आर स्क्वायर। तो डी बाई डी टी इसका आर स्क्वायर का वो एक टेंड्स टू इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिख भी रखा है। अब इसकी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस कैमरे को टिल्ट करते हैं। सिंस आर इज द पोजीशन वेक्टर्स, मैंने थ्योरी में भी लिख दिया है कि इसको अगर वर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो तो सिंस आर इज द पोजीशन वेक्टर हेंस मैक्सिमम मिनिमा इनकॉर्पोरेट्स डिफरेंशिएशन ऑफ एब्सोल्यूट क्वांटिटी ऑफ द वेक्टर। ठीक है, आर तो डिफरेंशिएट किया हमने। तो अगर इसको कंपेयर कर लीजिए ए आई प्लस बीजे से, तो ये क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बी के बराबर हो जाएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिया, 4t माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो डी बाई डी टी 4t, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, ऑब्वियसली बता दें मिनिमम निकालने के लिए सिंपल डिफरेंशिएशन है। टी के रिस्पेक्ट में करना है तो 2 बाहर आ गया, फिर 4 क्वांटिटी आ गई। डिफरेंशिएट करने के बाद बेसिकली क्या है, टी की वैल्यू निकल के आएगी इस टाइम पीरियड पे, जो ये वैल्यू निकल के आएगी टी की 28/50। सॉल्व करके देखिएगा यही आ जाएगा। इस 28/50 या 0.56 सेकेंड्स के बाद जो है ये क्लोजेस्ट होंगे। और ये सेकेंड्स क्यों आया है यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, अब इस पर ये जिस समय पर ये क्लोजेस्ट होंगे उस पर पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो उस पर हमने कौन सी कहां पे हमने रखा है, हमने जहां पे आर निकाला था, आर हमारा यहां निकला है, आर हमारा यहां निकला है। यहाँ टी की वैल्यू 0.56 रख लेंगे तो आई और जे की फॉर्म में आपका आर इक्वल्स टू 0.32 आई प्लस 0.24 जे के फॉर्म में आपका पोजीशन वेक्टर निकल आएगा। कि इस व्हेन एंड वेयर का आंसर आ गया। व्हेन मतलब टाइम पीरियड, वेयर मतलब किस पोजीशन कोऑर्डिनेट पर। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगी 0.32, 0.24। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये दोनों आप सबसे क्लोजेस्ट होंगे, ये दोनों पार्टिकल्स। तो देखिए यूनिट वेक्टर्स का जो ये प्रॉब्लम था, ये बहुत देखने में काफी इजी था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नॉर्म या एब्सोल्यूट अगर मिनिमा या मैक्सिमम निकालना है तो हमें इस यूनिट वेक्टर के नॉर्म को लेना पड़ेगा या उसके एब्सोल्यूट क्वांटिटी को लेना पड़ेगा, जिसमें कि आपका बेसिक चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि आखिर एब्सोल्यूट क्वांटिटी किसी वेक्टर की निकालते कैसे। मुझे काफी हद तक मुझे पता है कि आप लोग बहुत सी चीजों को क्लियर होगा, बस उन चीजों का कोलैबोरेशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही मेरा उद्देश्य था। क्योंकि इस क्वेश्चन को लेने से मुझे ये सही लगा कि इस क्वेश्चन से आपके कई कॉन्सेप्ट, 2 या 3 कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो रहे हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है डिस्कस करने के लिए। ठीक है, और सिमुलेशन, मैथमेटिकल सिमुलेशंस में इस तरह की चीजें आती हैं कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे कंट्री में जो शिक्षा पद्धति है उसमें इस तरह की चीजें बांट दी गई हैं कि इंटरमीडिएट में ये है और फर्स्ट ईयर में ये है, हाई स्कूल में ये है। लेकिन जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आप कभी लेक्चर लीजिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज की एकेडमिक करिकुलम को लीजिए तो आप देखेंगे कि उसमें इस तरह की मैथमेटिकल सिमुलेशन, क्योंकि रियल टाइम डेटा की एनालिसिस है ये, तो रियल टाइम डेटा की एनालिसिस में इस तरह की चीजें जो हैं वो वहां पर बैचलर्स में भी पढ़ाई जाती हैं और मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में भी, जिनका बेस इतना स्ट्रांग नहीं है तो उनके लिए भी उनको भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो में एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू।